हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम ना गवाएं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रे ऑप्टिक्स। इसका वेटेज काफ़ी अच्छा खासा है नीट और आईआईटी जेई एडवांस और मेंस के पर्पज से। तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से करें कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। तो आप अभी जो एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी लास्ट मोमेंट चल रहा है, तो आप उसी टॉपिक को पॉइंट आउट करें जो टॉपिक आपका वीक है। और अगर रे ऑप्टिक्स की बात को थोड़ा लंबा टॉपिक जाता है तो आप उसको टुकड़ों में तोड़ लें, ठीक है ना। जैसे प्लेन मिरर अलग पढ़े, रिफ्लेक्शन अलग पढ़े, रिफ्रैक्शन अलग पढ़े, फिर लेंस अलग पढ़े, प्रिज्म अलग पढ़े, एक टॉपिक होते हैं। तो अगर आपको जो टॉपिक ज़्यादा वीक है उसी टॉपिक का वीडियो देखें, आपको पूरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो टॉपिक देखें उसको पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें, तभी आपको फील आएगा, ठीक है। मैं आपको चाहता हूँ मैं आपको फिजिक्स की फील कराऊँ, ठीक है ना। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें थोड़ा सिक्वेंसली आपको थोड़ा अच्छे से फील कराने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे लिए रे ऑप्टिक्स एक चैप्टर होगा वेव ऑप्टिक्स। अभी हम बात करें ओनली रे ऑप्टिक्स के, ठीक है। और कितने क्वेश्चन आते हैं इससे? मिनिमम 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको फिक्स है इससे रे ऑप्टिक्स से। अब वेव ऑप्टिक्स में भी यही 2-3 क्वेश्चन आते हैं, टोटल मिला के 5 या 6 क्वेश्चन मिलते हैं अपने को। अब रे ऑप्टिक्स में 2 चीज़ें आपकी मिल रही है यहाँ पे, एक रे और एक ऑप्टिक्स। रे का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बना रखा है, रे होता है और बहुत सारी अनंत रे मिल जाएंगी तो बीम होती है। अब पैरेलल बीम भी हो सकती है और कन्वर्जिंग बीम भी होती है, डाइवर्जिंग बीम भी हो सकती है। वो बातें हम अभी नेक्स्ट पेज पे बता देंगे। अब ऑप्टिक्स के बारे में बताओ। इसका एक और अलग नाम भी है, जैसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसका नाम क्यों दिया गया, इसके बारे में थोड़ा और बात कर लेंगे। देखिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब ये होता है कि जो ज्योमेट्री के रूल को फॉलो करता हो। किसके रूल को? जब आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर हो गए, तो ज्योमेट्री के रूल को थोड़ा बहुत फॉलो करता है। रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें मिलेंगी। तब फील्ड ऑफ व्यू पढ़ेंगे तभी आपको ज्योमेट्री का यूज पड़ेगा, ठीक है। एंगल इक्वेट करेंगे, ट्रायंगल खेलेंगे। और जब आप अपने साइज का सामने कांच लगाकर अपने इमेज को देखना चाहेंगे तभी आप उसमें भी आपको एंगल का ही खेल रहेगा, ठीक है। एंगल देखेंगे तो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का ही टोटल खेल है, इसलिए इसका नाम है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है ना। अच्छे बुक में ये लिखा होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स मिलता है, बट आपको अभी रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूँ। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसी का नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है। चलिए, पहला पॉइंट लिखा, ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी अबाउट लाइट। और लाइट के बारे में जानते हैं भाई, मीडियम की आवश्यकता पड़ती है लाइट को चलने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, और लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है? एनर्जी का प्रोपगेशन होता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। जबकि हम जानते हैं जो है लाइट के बारे में, वो पार्टिकल नेचर बिहेव करता है और वेव नेचर भी बिहेव करता है। आपको आगे क्लास में या लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा, अगर तैयारी कर रहे हैं आप तो आपको पढ़ाया भी गया होगा कि एक चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और मॉडर्न फिजिक्स में बताया गया होगा कि दोनों तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से बिहेव करता है। हम यहाँ पे कुछ उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे कि कैसा बिहेव करता है भाई, उसके बिहेवियर के बारे में बात ही नहीं करेंगे। हम उससे जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो चीज़ हम ले लेंगे बस उससे। चलिए, दूसरा बात करते हैं, एनर्जी का प्रोपगेशन है। और रियलिटी में लाइट हमें दिखता तो है नहीं, हमें सेंस कर सकते हैं लाइट को। क्या करते हैं? सेंस करते हैं। अब अलग अलग कलर के लिए हमारे सेंसन आई के अलग अलग है, ठीक है। कुछ कलर के लाइट हमें दिख पाते हैं, कुछ कलर की लाइट हमें नहीं दिख पाती है। जिस कलर को हम सेंस कर पाते हैं उसे कहते हैं विजुअल रीजन, जिसे हम विजियोर कहते हैं, ठीक है ना। उसके पहले के ना हमें दिखता है, यूवी रे नहीं दिखता है, माइक्रोवेव नहीं समझ पाते हम लोग, एक्सरे हमारे औकात के बाहर की है, गामा रे हमारे औकात के बाहर की है। और इतनी हाई एनर्जी वाले पार्टिकल मतलब कि रे हैं कि अगर हमारे लगातार हमारे बॉडी पे गिरा दिया जाए, हमारे बॉडी वैसे ही खत्म हो जाएगा। जैसे आपको बोन्स के फोटो लेने होते हैं, क्या करते हैं? एक्सरे गिराते हैं। अगर लंबे टाइम तक एक्सरे आपके शरीर पे डाल दिया जाए तो आपके वहाँ से बोन्स भी गायब हो सकते हैं। तो काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग रे होती हैं। तो आपके लिए केवल आपको विजुअल रीजन समझना है। अभी इसका क्या यूज होता है? एक्सरे का यूज होता है। जो बड़े बड़े आप मेडिकल तैयारी कर रहे हो तो आपको जो हॉस्पिटल होंगे उसमें आपको यूज पड़ेगा। आप समझिए क्या चीज़ें इसमें होती है। अच्छा, चलिए, अब लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच आर विजिबल टू अस नोन एज विबजियोर। अच्छा, विबजियोर की बातें थोड़ी बहुत हम कर लेते हैं। विबजियोर क्या होता है भाई? 7 कलर होता है, VIBGYOR। अच्छा, वॉलेट कलर का वेवलेंथ कितना होता है भैया? ये होता है 3800 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है,
ठीक है, वॉलेट कलर का 3800 और रेड कलर का 7800। अगर आप अच्छे बुक में देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉन तक। ये दोनों ही सही है, ठीक है ना, आप कन्फ्यूज ना हो, आपके बुक में जो लिखा हो ना आप उसको रट लें। ये दोनों ही चीज़, दोनों में कुछ खास डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी रेंज क्या है 10⁻⁷ मीटर की रेंज की है, तो 3.8 बोलो या 4 बोलो बात बराबर पड़ती है, इसलिए दोनों बुक में चलते रहते हैं। किसी कोई बुक में अपने जो एलन है, एलन कोचिंग कोटा की, वो लिखा है 3800, और जो रेजिडेंस है IIT वाली उन्होंने 4000 लिखे हुए हैं, मोशन है वही 4000 लिखा हुआ है। तो अपनी अपनी अलग अलग सोच है, ठीक है ना, आप परेशान ना हो चीज़ों को, आप 4000 याद रखिए और राउंड फिगर आपको काम चल जाएगा। अच्छा, अब जो बात अपने को समझना है कि जो इसकी प्रॉपर्टी बेसिक क्या होती है, ठीक है, और फिनोमिना क्या होता है। देखिए बेसिक फिनोमिना इसका वो होता है लाइट का, कि लाइट अब जहाँ पे जाएगा ना हमें कुछ ना कुछ हमें सेंस करा के जाएगा। लाइट जहाँ गिरा तो लाइट क्या करता है, हमें दिखता नहीं है बट वो सेंस हमारे आंखों को करा देता है। अब सपोज करो मेरा जो शर्ट का कलर है कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है, आपको ब्लू ही सेंस क्यों हुआ, आपको रेड सेंस क्यों नहीं हुआ, ये कभी सोचा आपने? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन से कौन सी लाइट आती है, व्हाइट लाइट आती है। जब व्हाइट लाइट हमारे शर्ट पे गिरी तो यहाँ से कुछ कलर की लाइट रिफ्लेक्ट हुई होगी, वो कौन सा कलर होगा, वो कलर होगा ब्लू। कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर होगा। अब ब्लू कलर की लाइट वहां से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई और तुम्हारे आंखों पे गई और तुमको ब्लू दिखाई दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कलर का ऑब्जेक्ट रहेगा उस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सारे कलर को लाइट को खा जाएगा, बाकी सारे कलर के लाइट को खा जाएगा, ऑब्जर्व कर लेगा। क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर मूव करती है, अगर कोई लाइट सपोज करिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम प्रोपगेट करती है, तो कुछ लाइट ऐसे बाहर रिबाउंस हो जाती है, कुछ इस मीडियम में आ जाती है। इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड, इसे कहते हैं इंसिडेंट, ठीक है। अच्छा, जो टकराने के बाद सरफेस पे, सरफेस क्या होता है भाई, मतलब कि सेपरेटेड बाउंड्री, ठीक है ना, मतलब दो मीडियम को जो बाउंड्री सेपरेट करे उसे हम सरफेस बोल देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई मीडियम है, कोई मीडियम N2 मान लेते हैं, आप मीडियम N1 मान लेते हैं, तो दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री को हम सरफेस बोल देते हैं। तो सरफेस पे टकराने के बाद, अगर वापस टकराने के बाद अगर सेम मीडियम में लाइट चली गई तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन, और अगर टकराने के बाद दूसरे मीडियम में चली गई तो उसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन के नियम है, क्या नियम है, और रिफ्रैक्शन के अपने अलग फंडे हैं, दोनों के फंडे पड़ते हैं। अब आप जानते हैं रिफ्लेक्शन के क्या नियम है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने पीछे बोला था कि आपको बताऊंगा पैरेलल बीम के बारे में, पैरेलल बीम और कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम के बारे में बताऊंगा। तो क्या कन्वर्जिंग बीम, क्या डाइवर्जिंग बीम, देख लीजिए। ये क्या है, कन्वर्जिंग बीम है, कन्वर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम क्या होगा, ये बीम डाइवर्ज हो रहा है, ये हो गया कन्वर्जिंग बीम, ये हुआ डाइवर्जिंग बीम। जो फैल रही है ना बीम उसे कहते हैं डाइवर्जिंग, और जो कन्वर्ज हो गई एक पॉइंट को उसे कहते हैं कन्वर्जिंग बीम, ठीक है। अच्छा, और मैंने बताया था कि लाइट का होता है एनर्जी का फॉर्मेट होता है, और लाइट एक मीटर दूसरे मीटर मूव करती है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और बताना मेरे को, जब लाइट किसी मीडियम में एक मिनट दूसरे मीडियम में प्रोपगेट करती है तो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो चेंज नहीं होती, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। और फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होने का फंडा ये होता है, अगर कोई भी लाइट एक मीडियम में दूसरे मीडियम में मूव करा और फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हुआ तो कलर भी चेंज नहीं होगा। क्या मतलब भाई, पहले आपको समझ लो, पहले इंस्ट्रूमेंट लिख लेते हैं। फ्रिक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कलर, प्रॉपर्टी ऑफ कलर। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए एक कोई तालाब है जिसमें पानी रखा हुआ, पानी काफ़ी साफ है, नीचे तुमने एक गेंद डाल दिया, गेंद का कलर ब्लू है। अगर आप बाहर से गेंद को देखेंगे तो बाहर से ब्लू दिखाई देगा, और अगर पानी में डूब के जाके देखेंगे फिर भी आपको ब्लू ही दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके बाहर से जब आपने देखा तो लाइट अंदर गई, सरफेस पे टकराई, पानी वाले सरफेस पे, और कुछ लाइट अंदर घुसी और गेंद पे टकराने के बाद तुम्हारे आंखों पे आकर के तो इमेज बनाई।
ठीक है, इतना प्रोसेस हुआ, इतना प्रोसेस होता है। इमेज कब बनता है वो बताऊंगा, कैसे इमेज किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, प्रॉपर बताऊंगा। ठीक है, तो अब ये समझे कि लाइट गई, टकराई गेज से और वापस चली आई तुम्हारी आंखों पे। अब तुमको ब्लू ही क्या दिखाई दे, ग्रीन दिखाई दे, ग्रीन कलर का बल्ब था तो क्या गेंद था तो, और पानी में गए फिर ग्रीन दिखाई दे, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हुई। यही उसका मतलब होता है कि अगर कोई गेंद, अगर ब्लू कलर का गेंद है और पानी में भी ब्लू दिखाई देता है, पानी के अंदर घुसने पे बाद भी ब्लू, बाहर से भी ब्लू दिखाई देता है, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो लाइट की। जब वो पानी में मूव करती है तो फ्रिक्वेंसी उसके चेंज, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था कि जो जिस कलर का ऑब्जेक्ट रहता है उस कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी 6 कलर को खा जाता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछूं कि मान लीजिए एक अंधेरा कमरा है, क्या है, एक अंधेरा कमरा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एनर्जी का वहां पे कोई सोर्स नहीं होना चाहिए, कोई एनर्जी का सोर्स नहीं होना चाहिए। अंधेरा कमरा, 2 गुब्बारे जिसमें पूरा 100% हवा भरती गई, कितनी परसेंट, 100%, 0.1% आपने हवा भरी या कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी दिया तो ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, एक गुब्बारा ग्रीन कलर का है, दूसरा रेड कलर का है। किसके कलर का, एक रेड और एक ग्रीन, उसको दोनों को एक जगह पे ले आकर टिका दिया गया, रख दिया गया, और हमें पता है कहाँ पे हमने रखा हुआ है। आपके हाथ में लेजर लाइट दिए गए, क्या दिए गए, लेजर लाइट, जैसे हम खेलते हैं हॉस्टल टू हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल टू गर्ल्स हॉस्टल, ऐसे खेलते रहते हैं ना, वही वाले लेजर लाइट। तो आपके हाथ में 2 लेजर लाइट रेड कलर के दिए गए, कौन से कलर के, रेड कलर के। अब पूछा ये गया कि अगर आप लेजर लाइट दोनों 1 2 3 बोलने पे स्टार्ट करा आपने दोनों गुब्बारों पे ऐसे, तो कौन सा कलर का गुब्बारा पहले ब्लास्ट होगा। आपका आंसर क्या है, आंसर है ब्लू कलर का। ठीक है ना, अब ये ब्लू के जगह पे कुछ भी हो सकता था, क्यों भाई, मतलब फंडा ये है कि जो भी रेड कलर वाला गुब्बारा है उसकी चाहत क्या है, रेड कलर वाले की, रेड कलर को चाहत है भाई रेड को छोड़ करके बाकी 6 लोगों को खा जाना। किसको खाना, बाकी 6 कलर को खाना। और जो लेजर लाइट है कौन सा कलर का आ रहा है, रेड कलर का आ रहा है, तो भाई इससे दुश्मनी है इसकी, तो रेड कलर आया तो दुश्मनी करके भगा दिया। मेल में दुश्मनी होता है, मेल फीमेल में अट्रैक्शन होता है, वही चीज़ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेल आके टकराए, रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है ना, और वहाँ पे डिफरेंट कोई आ जाएगा तो भाई आ जा तू, वेलकम है तेरा। तो वहाँ पे क्या था, ग्रीन कलर का गुब्बारा था, रेड आया वेलकम, और वेलकम करते ही अपने आप को खतरे में डाल लिया, ब्लास्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो समझ में आया। अब रिफ्लेक्शन के नियम क्या होते हैं वो समझे। रिफ्लेक्शन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि कोई सरफेस अगर लेके चलूं, कोई इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ठीक है, ये रे हैं। अब देखिए इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड। पहला ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा ये है कि इंसिडेंट एंगल थीटा, रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा आपस में इक्वल होंगे। इंसिडेंट एंगल आई इक्वल टू आर इक्वल टू थीटा आपस में बराबर होंगे। ये बेसिक से नियम है। ठीक है ना, अच्छा। और अगर हम बात करें आगे की, तो इसके दूसरे नियम वेक्टर फॉर्म में, रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या कहता है, ध्यान समझे। आपको अगर रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है E2 कैप इक्वल टू E1 कैप माइनस 2 ब्रैकेट में E1 n कैप ब्रैकेट में n कैप, या फिर ऐसा बोल सकते हैं E1 कैप इक्वल टू E2 कैप माइनस 2E2 n कैप इंटू n कैप। ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूले आप यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए E2 क्या है, रिफ्लेक्टेड रे का कैप है। E1 क्या है, इंसिडेंट रे का जो वेक्टर होगा उसका कैप है। n क्या है, नॉर्मल वेक्टर का कैप है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन लेके आपको बता देता हूं। अगर आपको E1 दिया होगा तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। E1 N1 दिया होगा तो n दिया होगा तो ऊपर वाला। अगर आपको E2 और n दिया होगा तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन कराऊंगा। मान लीजिए मैं बोलूं आपको जो E1 वेक्टर है वो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, चलिए माइनस के कैप ले लेता हूँ, माइनस के कैप। और आपका जो n वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर, वो कितना है भैया, वो है आई कैप
प्लस जे कैप। आपको बताना है E2 वेक्टर कितना होगा। तो आप तो E2 वेक्टर जानते नहीं हैं। अच्छा, बट E2 कैप का जरूर फॉर्मूला जानते हैं। आप क्या जानते हैं E2 कैप का फॉर्मूला भैया? E2 कैप इक्वल टू E1 कैप माइनस 2 E1 एन कैप, E1 कैप एन कैप इंटू एन कैप। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देखिएगा, तो यहाँ से आपको E1 कैप निकालना पड़ेगा और एन कैप निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब एन कैप और E1 कैप होता क्या है समझे। E2 कैप लिखेंगे आप, तो E1 कैप क्या होगा? E1 वेक्टर डिवाइड बाई E1 का मॉड। तो E1 वेक्टर क्या हो जाएगा? I प्लस जे माइनस के उसका मॉड 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट में, तो रूट ओवर 3। ठीक है ना। अच्छा, -2 ये हो जाएगा I कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइड ओवर रूट ओवर 3। समझ पा रहे क्या बोला मैंने? मॉड क्या होता है? जो I का कोएफिशिएंट होगा, तो I कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का रूट ओवर। तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया और रूट 3 हो गया। समझ में आया? अच्छा, एन कैप करिए। एन कैप कितना हो जाएगा? I कैप प्लस जे कैप डिवाइड ओवर रूट ओवर 2, और बाहर एक बार और करना है I कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई रूट ओवर 2। अब इसको जरा सॉल्व करिए। इसको तो ऐसे रहने दीजिए, लिखेंगे अभी, आगे का सॉल्व करते हैं तो ऐसे एज इट इज चलता रहेगा यहाँ पे। चलिए इसको लिखते हैं। ये देखिए क्या हो जाएगा, I के साथ I का मल्टीप्लाई और J का साथ J के, और K के साथ I का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो K और डॉट प्रयोग कर रहे हैं। डॉट में क्या होता है? I डॉट I इक्वल टू I कॉस थीटा, और I और I में एंगल कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री। ठीक है ना। और I और J में कितना एंगल होता है? 90। I और K में एंगल कितना होता है? दो डिफरेंट कैप में वेक्टर 90 होता है, सेम में 0 होता है। तो cos 0 कितना होता है? 1, और cos 90 0। ठीक है ना। चलिए अब करते हैं। I का जब करेंगे तो I कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा बच्चों। तो हो जाएगा 1 प्लस जे का 1, और K के साथ दोनों 0 हो जाएंगे, और रूट ओवर नीचे हो जाएगा रूट ओवर 6। ठीक है ना, और बाहर 2। उसके साथ यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा I कैप प्लस जे कैप डिवाइड ओवर रूट ओवर 2। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए ध्यान से। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, इसको अगर मारेंगे आप तो ऊपर चला जाएगा रूट 2, या फिर थोड़ा ऐसे कर लीजिए आप। देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है 2, इसको इसके पहले वाली चीज़ नहीं लिख रहा हूँ। I कैप और यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है। I कैप प्लस जे कैप डिवाइड ओवर रूट ओवर 12, और रूट ओवर 12 का मतलब क्या होता है? रूट ओवर 4 इंटू रूट ओवर 3। तो ये लिखा हुआ है तुम्हारा I कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइड ओवर रूट ओवर 3 माइनस, और ये लिखा हुआ है 2 मतलब 4 I कैप प्लस जे कैप, ठीक है, डिवाइड ओवर रूट ओवर 12, डिवाइड ओवर रूट ओवर 12। रूट ओवर 12 का मतलब क्या हुआ? रूट ओवर 4 इंटू रूट ओवर 3। रूट ओवर 4 मतलब 2 बाहर आ गया, तो 2 रूट 3, 2 ने 2 को मार दिया, यहाँ पे 2 आ गया। देखिए क्या हो गया? I कैप, इसको थोड़ा अच्छे से कर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा I कैप डिवाइड बाई रूट ओवर 3 प्लस जे कैप डिवाइड बाई रूट ओवर 3 माइनस के कैप डिवाइड ओवर रूट ओवर 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 2I डिवाइड बाई रूट ओवर 3 माइनस 2 जे कैप डिवाइड ओवर रूट ओवर 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए जरा, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस I कैप डिवाइड ओवर रूट ओवर 3, और फिर हो जाएगा ये भी माइनस जे कैप डिवाइड ओवर रूट ओवर 3, और ये माइनस के कैप डिवाइड ओवर रूट ओवर 3। तो ध्यान से देखेंगे तो माइनस कॉमन के साथ हो जाएगा I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड ओवर रूट ओवर 3। ठीक है, एक क्या चीज़ आ गया अपना बच्चों? E2 कैप आ गया, जो कि I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड ओवर रूट ओवर 3 है, माइनस लगा करके। ठीक है, अगर आपको क्या निकालना है? वेक्टर निकालना है, तो जो इसका वेक्टर आया ऊपर वेक्टर होगा। देखिए क्या होता है रियलिटी में, ये होता है E2 वेक्टर डिवाइड बाई U2 वेक्टर का मॉड। ठीक है ना। तो देखिए E2 वेक्टर का मॉड कितना है? रूट 3। तो E2 वेक्टर कितना होगा? आपको E2 वेक्टर I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा। तो E2 वेक्टर इजकल टू माइनस लगा करके I कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये आपका क्या है? आंसर है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है,
अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, डिफरेंट तरीके का। इसको इरेज कर देता मैं, यही लिखूंगा मैं। आंसर आया था -i -j -k। ये बोला हुआ है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एलोंग a ray of light incident along I cap plus √3 j cap divide over √2 नहीं divide over 2, ठीक है, on a plane mirror। अच्छा, मैंने आपको मिरर नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको ठीक है बता देता हूँ मैं। प्लेन मिरर, एक काम करता, प्लेन मिरर के टाइम पे बताऊँ, उसके टाइम पे बताऊँगा, ठीक है ना। अभी आपको मिरर मैंने नहीं बताया। चलिए अब थोड़ी और बातें करते हैं इस पे, बेसिक बारे में। अब ऑब्जेक्ट और इमेज की बात कर ले तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इसके बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट ये होता है इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट अरे ये ऑब्जेक्ट हो गया। इमेज क्या होता है, इसको ब्लैक कर लेते हैं। इमेज के बारे में बात करते हैं। इंटरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे को क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो बेसिक बातें हो गई कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इमेज क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे। अब ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, इमेज भी दो टाइप के होते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है वो भी समझा दूं मैं आपको। इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे का मतलब क्या होता है। अच्छा, इंसिडेंट रे क्या होता है, पहले तो समझे इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। देखिए, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। अभी टकराई नहीं किस सरफेस पे, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे हमेशा ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट होती है, क्या मान के चलेंगे, ऑब्जेक्ट से लाइट हमेशा इंसिडेंट होती है। हमेशा मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या होती है, लाइट इंसिडेंट होती है। अच्छा, अब कोई भी इमेज जब बनता है ना, तो इमेज बनने के लिए आपको कितने इमेज रिफ्लेक्टेड रे की रिक्वायर्ड होती है, बहुत सारे रिफ्लेक्टेड रे की। अब कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से अनंत रे निकली होंगी, और किसी अगर हम इमेज बन रहा है तो वहां से टकराने के बाद अनंत रे मेरी आंखों पे आई होगी। बट हम इस चैप्टर में अब अगर आप रे कम कर दोगे तो क्या कम होगा, ब्राइट ने मतलब आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा। मतलब अगर आप अंधेरे कमरे अपना कांच देख रहे हैं जिसमें कम उजाला है, आपका फेस क्लियर नहीं दिखाई देगा। और अगर आप उजाले वाले कमरे में देख रहे हैं तो आपको फेस क्लियरिटी काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितने ज़्यादा ब्राइटनेस वाले जगह पे रहेंगे उतना आपको फेस क्लियरनेस दिखाई देगा, उतने ज़्यादा बीम आके टकरा रही है मिरर पे और आपका इमेज फॉर्म कर रही है, ठीक है ना। तो जितने नंबर ऑफ बीम पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी इवेंट में, किसी भी
इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही चमकीला, उतना ही क्लियर इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो लेकिन इस चैप्टर में आपका कितना प्यारा, कितना अच्छा, कितना क्लियर इमेज बन रहा है हमें इससे मतलब ही नहीं है। हमें बस मतलब इस बात से भाई इमेज बन गया तेरा, इतना काफ़ी है। तो इमेज बनाने के लिए अनंत रे रिक्वायर्ड होती हैं, सॉरी इमेज बनाने के लिए अनंत रे रिक्वायर्ड होती हैं, बट हम इस चैप्टर में इमेज बनाने के लिए केवल 2 रे का सहारा लेंगे। कितने रे का? 2 रे का सहारा लेंगे, क्योंकि 2 से हमारा काम चल जाता है। अनंत रे चाहिए अपने को, जब आपको क्लियर इमेज चाहिए होता है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप इमेज लोगे उतना आपको क्लियर इमेज मिलेगा, बट आप इस चैप्टर में 2 रे से काम हम चला लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं कि कोई भी मिरर अगर यहाँ पे ले लूँ, मैं कोई भी मिरर ले लूँ, ठीक है, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मिरर क्या होता है, पीछे से पॉलिश कर देते हैं, ठीक है ना, कुछ सिल्वरिंग कर देंगे या फिर रफ कर देंगे, ठीक है ना, रफ सरफेस हो जाता है, ऐसे पॉलिश सब कर देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट को मैं ओ से डिनोट करता हूँ। तो मैंने अभी बताया था ऑब्जेक्ट से क्या होता है, लाइट हमेशा इंसिडेंट होता है। तो अब लाइट यहाँ से निकला, इस मिरर पे टकराया, और मिरर पर टकराने के बाद हम जानते हैं जितने एंगल टकराएगा उतने एंगल पे वापस चला जाएगा, तो ए एंगल, और फिर यहाँ से भी वही खेल होगा। तो अब ये लाइट इधर तो कहीं मिलेंगी नहीं, थोड़ा इसको साफ बनाता हूँ। देखिए, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट का लाइट एक तो यहाँ गया और एक लाइट यहाँ गया। हम 2 रे हम लेंगे, बाकी रे हम लेंगे नहीं। और इसका नॉर्मल, जो कि मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो टकराने के बाद जितने एंगल उतने एंगल में चली जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाई, ये भी रिफ्लेक्टेड रे कहलाई। इसका एरो देखिए इस तरफ है, ये क्या रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और एक चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या रिफ्लेक्टेड रे कभी इधर मिलेंगी? नहीं, क्योंकि इधर तो एरो फैलती हुई जा रही है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे इसको बैकवर्ड साइड में, तो पीछे कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है पीछे से कहीं मिलती हुई आ रही है, ठीक है। तो अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे वर्चुअली मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, कैसे? यहाँ पे जो इमेज की लाइन है, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मिल रही है कि वर्चुअली मिल रही है? वर्चुअली मिल रही है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंसिडेंट रे का मिलन। किसका मिलन? इंसिडेंट रे का। इमेज क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे का मिलन। क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मतलब रिफ्लेक्टेड रे का मिलन। अगर यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट से क्या रियल में रे निकल रही है, कैसी, रियल में, तो क्या कहला जाएगा बच्चों, एक कहला जाएगा रियल ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ये रियल ऑब्जेक्ट होगा। क्या रिफ्लेक्टेड रे सच्ची मुच्ची कहीं मिल रही है या झूठ मूठ का कहीं मिल रही है? झूठ मूठ का कहीं मिल रही है, वो बैकवर्ड साइड में। इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। अगर ऑब्जेक्ट से लाइट रियल में निकलती हैं तो ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल। और अगर रिफ्लेक्टेड रे सच्ची मुच्ची का मिलती हैं तो रियल इमेज है, और अगर झूठ मूठ का मिलती हैं तो वर्चुअल। झूठ मूठ का मतलब डॉट डॉट करते हुए, एक्चुअली में इसको इधर मिलना चाहिए था, मिलने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये मिरर ऐसे है, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दिया और हम जानते हैं ऑब्जेक्ट से निकलती हैं, तो मैंने एक बीम बना दिया ऐसे, इस तरीके से। अगर आपको ऐसे पहले से बना के दे दिया है कि ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे है। क्या है, इंसिडेंट रे है। अगर ये आपका इंसिडेंट रे है तो ये क्या चाहती है, ऑब्जेक्ट पे गिर रही है। अब कंफ्यूज मत होना, ऑब्जेक्ट से रे निकलती है ना, तो अब निकलेगी, देखो ना, निकल तो रही है ऑब्जेक्ट से रे, देखो निकल रही है, ठीक है। तो पहले से बना के दिया है ना इसमें, तो कंफ्यूज मत हो, ये निकल रही है रे यहाँ से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से रे बना के दिया है। अब मुझे बताओ, क्या ऑब्जेक्ट पे रे एक्चुअली गिर रही है कि अपीयर हो रही हैं? अपीयर हो रही हैं। इंसिडेंट रे अगर कहीं पे मिलती हैं, देखिए अगर इंसिडेंट रे डायरेक्ट मिल जाती तो क्या कैसा कहलाता, रियल। और अगर इनडायरेक्ट मिल रही है वर्चुअल, तो क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। अच्छा, और रियल ऑब्जेक्ट मैंने पीछे बता ही दिया। इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा वो बता देता, लो देख लो। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे रिफ्लेक्टेड ऐसे हो जाएगा। क्या यहाँ मिलेंगी? क्या रिफ्लेक्टेड है सच्ची मुच्ची का मिल रही है? हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा? रियल इमेज। क्या हो जाएगा? रियल इमेज। तो अगर इंसिडेंट रे सच्ची मुच्ची का मिले, इंसिडेंट रे सच्ची मुच्ची का मिले तो क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्टेड है सच्ची मुच्ची का मिले तो क्या हो जाएगा? रियल इमेज। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे मतलब इमेज। ठीक है ना? जब भी बात आती है रिफ्लेक्टेड रे की या रिफ्लेक्टेड रे की तो वहाँ इमेज की कहानी आएगी, और इंसिडेंट रे की जब भी बात आएगी तो वहाँ पे किसकी कहानी आएगी? ऑब्जेक्ट की कहानी आएगी। ठीक है ना? बात समझ में आई? तो बेसिक सा फंडा था। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मिरर फॉर्म, मिरर से कैसे इमेज फॉर्म करते हैं। ठीक है।